बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। शाम के सपैर के 4:03 हुआ चाहते हैं श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त आपका मेजबान मीरीलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। और स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, लेकिन शुरुआत में जम्मू कश्मीर की सियासी हलचल उथल पुथल से करते हैं। सियासी हलचल इसलिए कि जम्मू कश्मीर में जहां डाइल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था और उसके बाद जहां नई सियासी जमातें भी वजूद में आ गई और कई जो रिवायती जमातें यहां पर थी वहां से पार्टी लीडरान का निकलना शुरू हो गया था और दूसरी पार्टियों में जाना भी फिर एक मुमकिन बन गया था और हकीकत बन गई थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जहां कल ही 5 अगस्त की जो चौथी एनिवर्सरी थी, यानी डाइल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 की चौथी एनिवर्सरी थी, तो उसके बाद हम चीजों को बदलते हुए भी देख रहे हैं। और इन चीजें बदलती हुई इस वजह से देख रहे हैं कि हाल ही में पिछले ही कुछ महीनों में जहां गुलाम नबी आजाद भी मौर्ज वजूद में आए थे और रियासती पॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ा नाम बन गया था, वहीं पर पिछली बारी 33 ऐसे लीडरान थे जो कांग्रेस के थे और फिर आजाद पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन अब आजाद पार्टी से वो वापस कांग्रेस में चले गए। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि इस पार्टी से मुतअद्दिद लीडरान इस पार्टी से रुखसत होकर वापस कांग्रेस फोल्ड में जाना चाहते हैं और इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल है और नई दिल्ली के अंदर बहुत जल्द एक तकरीब होगी जिसमें इन पार्टी लीडरान की शमूलियत होगी। नहीं, न सिर्फ इतना बल्कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी खबर यह भी है कि सुबह जम्मू से ही आम आदमी पार्टी का एक बड़ा यूनिट जो है वो भी कांग्रेस के अंदर शामिल होने जा रहे हैं और बड़े नाम जिसमें कुछ साबिका एमएलसीज हैं, साबिका एमएलएज हैं, साबिका पॉलिटिकल लीडरान हैं, अलग अलग ओहदों पर काम करने वाले लीडरान हैं, वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो इस हवाले से ये नाम कौन कौन से हैं यह हम आज इस प्रोग्राम के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन से बड़े नाम हैं और इससे जम्मू कश्मीर का सियासी नक्शा जो है उस पर किस तरह का असर पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिस कांग्रेस को पूरे मुल्क के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी उस पार्टी को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन आज जब ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो उसके बाद क्या जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस अपने पैर मजबूत कर रही है, अपने जड़ मजबूत कर रही है और कांग्रेस सेक्युलर जो है एक इतिहास से अपने आप को ताबीर कर रही हैं। तो क्या ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि साल 2024 के अंदर लोकसभा इंतखाबात हैं और उससे कबल जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती इंतखाबात भी होंगे। तो इस तरह से इस सियासी हलचल से किस तरह का असर पड़ेगा, हम इशफाक गौहर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे ही इस पूरे मामले का एनालिसिस जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि कुछ साबिका एमएलएज हैं, कुछ साबिका एमएलसीज हैं जो कांग्रेस के अंदर शामिल हो रहे हैं और इससे, क्योंकि कश्मीर के अंदर कांग्रेस अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जो हिमायती जमातें चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, यहां पर काम कर रहे हैं। लेकिन जम्मू के अंदर कांग्रेस का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जब कांग्रेस का मुकाबला है तो वहां पर ये दीगर लोगों के या दीगर पार्टियों के लीडरान का कांग्रेस के अंदर अपनी जगह जो है समझना वो किस नवीयत का होगा और इससे किस तरह का इम्पैक्ट होगा वो देखने वाली बात होगी। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर ये सियासी हलचल जो है आजकल देखी जा रही है और इस सियासी हलचल के असरात आने वाले वक्त में जब चुनावी साल होंगे तो उसमें किस तरह देखा जा सकता है और क्या कुछ उसका रिजल्ट निकलता है, क्या कुछ उसका आउटकम निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी खबर यही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस जो है वो मजबूती की ओर बढ़ रही है और पर्टिकुलरली कश्मीर को छोड़कर जो जम्मू सूबा है वहां पर कांग्रेस जो है गेयरअप हो रही है। लेकिन क्या ये सच में हो रहा है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस को वो अपने ही लीडरान तो वापस आ गए थे, लेकिन अब एक और खेप जो है वो कांग्रेस के खाते में आ रही है। इशफाक गौहर इस वक्त हमारे साथ है। इशफाक गौहर, जानना चाहेंगे कि ये जो हलचल है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर मुतअद्दिद लीडरान
जो पहले भाग चुके थे लेकिन वापस आ रहे हैं, गुलाम नबी आजाद की पार्टी से निकल रहे हैं और आम आदमी पार्टी का एक बड़ा यूनिट जो है वो भी इस पार्टी के अंदर आ रहा है। कौन कौन से ऐसे नाम है और उसका इंपैक्ट जम्मू कश्मीर की सियासत में किस तरह का होगा? जो खबर सामने आ रही है और जिसकी तस्दीक भी हो रही है कांग्रेस जरा से, तो वो ये साफ लग रहा है कि जो पॉलिटिकल हलचल पिछले 2-3 महीनों के दौरान हमने देखी थी, मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर मुख्तलिफ लीडर जा रहे थे और फिर बयानबाजियों का सिलसिला था, वो थमता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जम्मू कश्मीर का यूनिट जो है वो ऑलमोस्ट डिफंग होता है, हो रहा है। अगर आप सूबा जम्मू की बात करें तो पहले उनके ऑफिस को क्लोज किया गया और फिर बाद में दीगर जो परेशानियां वहां टॉप लीडरशिप की हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता करके मुतनफिर हुए वहां से लोग। और यही वजह है कि अब जो हमारे पास इत्तला है वो तकरीबन 5-6 बड़े लीडर्स जो आम आदमी पार्टी के रूही रवा वहां पर थे वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। तरनजीत सिंह टोनी, यशपाल कुंडल, नम्रता शर्मा और तकरीबन 6 और लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को भेज दिया और उसमें 2-3 बातें बड़ी क्लियर कर दी है। एक ये कि आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करते वक्त क्या कुछ उनके मन में था और एक प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन जो दिल्ली के अंदर था, पंजाब के अंदर था, उस तरह पर वो जम्मू कश्मीर के अंदर काम करना चाहते थे। लेकिन हालात ये है कि जो प्रभारी और सह प्रभारी बनाए गए हैं पार्टी के, वो जम्मू कश्मीर को हल्का ले रहे हैं और जम्मू कश्मीर के बुनियादी मामला जो बेसिक इश्यूज हैं उस पर पार्टी नजरअंदाज कर रही है। कोई मस्बत जवाब नहीं है, पार्टी का कोई दफ्तर नहीं है, इसलिए वो इसको छोड़ना चाहते हैं। तो एक तरफ से उनका रेजिग्नेशन आ गया है, दूसरी तरफ से जब आप देखेंगे तो गुलाम नबी आजाद के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। नरेश गुप्ता, हाजी रशीद और श्यामलाल भगत, ये ऐसे 3 बड़े लीडर्स हैं जो 2 जम्मू में कश्मीर में, जिनका माना जाता कि ये राइट और लेफ्ट हैंड माने जाते थे गुलाम नबी आजाद के। लेकिन यहां पर आजाद की पार्टी डीएपीपी के छोड़ने के पीछे की बात यही है कि अंदर की जो गुटबाजियां हैं जिसको लेकर गुलाम नबी आजाद ने भी एक बार यह साफ किया था जब पार्टी के अंदर उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया था कि गुटबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो बुनियादी सतह पर काम हो रहा है उसको मजबूत करने की जरूरत होगी। तो उसको देखते हुए हाजी रशीद पहले ही बाहर थे कुछ मेजर डिसीजंस को लेकर और फिर जो पैसों की बात आई थी और इस तरीके से दोनों पार्टियों को नुकसान जो वो होता हुआ नजर आ रहा है। अब फायदा किसको है? जैसे आपने खुद अपने इब्तिदाई कलमात में बताया, ये सारे लोग जा रहे हैं कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के जो सदर है, हमारे पास जो खबर है वो ये है कि 7 तारीख को एक फंक्शन दिल्ली के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है और उस फंक्शन के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मौजूद रहेंगे, जम्मू कश्मीर के इंचार्ज मौजूद रहेंगे, जेकेपीसीसी के जम्मू कश्मीर के जो सदर है वकार रसूल वो वहां पर मौजूद रहेंगे और एक फंक्शन होगी। कांग्रेस में कम बैक इन लीडरों को कहा जाएगा जो फॉर्मल लीडर्स हैं और कुछ नए चेहरे हैं जिनको अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है। अब ये कब हो रहा है? जब बल्दियात के इंतखाबात का बिगुल बहुत जल्द बजने वाला है और जम्मू और कश्मीर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात के पेश नजर सियासी गहमा गहमी भी काफी तेज है। उस बीच पार्टियों के अंदर छोड़ना आना या आने वाले दिनों में सियासत का एक नया रंग देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गवर इस निस्बत से अपना नुक्ते नज़र और जो इन्फॉर्मेशन है, मुफीद इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कुछ लीडरान जिनका इशफाक गवर ने नाम भी लिया है और इन नामों को लेकर जो है कांग्रेस के हवाले से जब खबर आती है तो उसकी तस्दीक भी हो गई है। 7 तारीख को नई दिल्ली के अंदर इस निस्बत से एक मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग के दौरान ही ये सारी जो लीडरान हैं दिल्ली के अंदर जो है कांग्रेस के अंदर शामिल हो जाएगी और कांग्रेस भी इस निस्बत से दिल्ली के अंदर इस फंक्शन को कर रहे हैं ताकि मुल्क के अंदर एक इंपैक्ट जाए, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर कांग्रेस है और यहां से ही वो पैगाम देना चाहते हैं। इससे पहले भी 33 लीडरान गुलाम नबी आजाद के छोड़ गए थे और कांग्रेस में वापस आ गए। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस का फोल्ड जम्मू कश्मीर के अंदर है वो किसी हद तक मजबूत हो रहा है, लेकिन क्या ये मजबूती इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में फिर देखी जाएगी, उसका इंतजार करना है। लेकिन टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है जब बल्दियाती इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं और उस वक्त ये सियासी गहमागहमी न सिर्फ जम्मू के अंदर जो सेक्युलर वोट्स हैं उनके लिए माने खेज है, बल्कि इसका इम्पैक्ट कश्मीर में भी होते हुए नजर आ रहा है। चलिए, ये थी कांग्रेस की बात जम्मू सूबे से, लेकिन हम कश्मीर सूबे का भी जिक्र करते हैं और यहां पीडीपी के जो जनरल सेक्रेटरी है डॉक्टर महबूब बेग,
उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें ज्यादा लगाना मुनासिब नहीं है। हालांकि ये डॉक्टर महबूब बेग के अल्फाज है, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता करना मुनासिब नहीं है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़, उनसे हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा है। और ये डॉक्टर महबूब बेग का जो बयान है, ये आर्टिकल 370 जिसकी हेयरिंग जो रोजाना बुनियादों पर उसकी समाअत हो रही है, और उस कॉन्टेक्स्ट में गुलिस्तान न्यूज के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए डॉक्टर महबूब बेग, जिनका ताल्लुक साउथ कश्मीर से है, PDP से उनकी वाबस्तगी है, और उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता रखना मुनासिब नहीं है। अलबत्ता DY चंद्रचूड़ पे सबकी नजरें मरकूज है और उनसे कुछ उम्मीदें लगाना जरूरी है। देखिए, मैं कहूँगा टू लिटिल टू लेट। उम्मीद रखना ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है, इसके ऊपर और कोई नहीं है, ये सबसे बड़ी अदालत है। मगर तवक्कात ज़्यादा रखना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों को खुदा न खास्ता फिर नाउम्मीद न करे। क्योंकि मेरा मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशनली और टेक्निकली, जैसे कपिल सिब्बल हमारा केस प्लीड कर रहे हैं, कश्मीरियों का केस प्लीड कर रहे हैं, किसी पार्टी का नहीं, मैं कह रहा हूँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख और कश्मीर के दबे हुए जज्बात की जिस तरह वकालत करते हैं, मैं एज कश्मीरी उनको सलाम करता हूँ जिस तरह वो वकालत करते हैं। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन और टेक्निकल बातों का ताल्लुक है, वो क्लियर है। जैसे फ्रॉम डे वन PDP कहती थी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, वही कह रहे हैं अब टेक्निकली कपिल सिब्बल जी वही कह रहे हैं। मगर तवक्कात इसलिए नहीं कि बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। अगर इमीडिएटली 5 अगस्त 2019 के बाद, मैं तो कहता हूँ 100 मोटो कॉग्निजेंस लेता है सुप्रीम कोर्ट, इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो हायरार्की हुई थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड हुआ था जिसको मैं कहूँगा हुआ था, अगर इमीडिएटली वो इसका नोटिस लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहती कि हम स्टे करते हैं आपको, आप कोई एक्शन मत लीजिए जब तक हम किसी लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे कि आपने ये हरकत ठीक की है कि नहीं। क्योंकि ऐसा हुआ नहीं, इसलिए एज लेमैन मुझे लगता है कि वो इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। हमारी उम्मीद, सबसे बड़ी उम्मीद DY चंद्रचूड़ है जो वहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और एक ही रुकावट है बीजेपी, और वो जो बीजेपी जो कॉन्स्टिट्यूशन को कर रही है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का को बिल्कुल बालाए ताक रखा हुआ है, वो DY चंद्रचूड़ है। अब वो अकेले हैं, वो मौका दे रहे हैं, इसलिए उम्मीद है। मगर तवक्कात मुझे नहीं लगता है, हमको ज़्यादा तवक्कात नहीं रखनी चाहिए। फिर क्या, कैसे होगा ये मज़ामत से होगा, कैसे होगा अवामी अदालत से होगा, कैसे होगा जैसे फार्मर्स ने पुरअमन तरीके पे एजिटेशन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मनवाया और उनको वो फॉर्मूलाज वापस लेने पड़े, हालांकि वो पार्लियामेंट के ज्यूरिसडिक्शन में थे। मगर जो उन्होंने 370 को हटा के किया है वो पार्लियामेंट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। इवन पार्लियामेंट को कॉन्ट्यूर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करना होता है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने हल्फ लिया है। ये उससे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई बात है, आर्टिकल 370। इसको छेड़ के उन्होंने, जैसे कपिल सिब्बल कहते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत की है, इलीगल हरकत की है। और यही मैं कहूँगा। चलिए, इशारे तो नहीं, लेकिन बातों से साफ लग रहा है कि अगर डिसअपॉइंटमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट से PDP को, तो उनके बाद उनका कहना है कि एक ऑप्शन है जिसे अवामी ताकत कहते हैं, जिसे मज़ामत कहते हैं, वो अभी PDP के पास बाकी है। हालांकि ये सारी चीजें वक्त तय करेंगी। अगली खबर में बात करेंगे पीपल्स कॉन्फ्रेंस की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानब से आज यारिका खान साहब के अंदर एक कन्वेंशन था, और इस कन्वेंशन में पार्टी के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन और पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील और मकामी लीडर जो कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है मंजूर अहमद वानी, वो मौजूद थे। इस दौरान समाजी कारकुन मोहम्मद यूसुफ आकाश ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। यहाँ सज्जाद गनी लोन ने जो वर्करान थे उनसे खिताब भी किया, लेकिन बाद में उन्होंने मीडिया नुमाइंदों के सवालात का जवाब दिया। सवाल पूछा गया था कि 5 अगस्त साल 2023 भारतीय जनता पार्टी की जानब से जश्न मनाए गए और इस जश्न में बड़े लोगों की तादाद थी, तो उस पर सज्जाद गनी लोन ने कहा कि 100 लोग अगर कहीं पर जमा हो जाए तो उसे जश्न नहीं कहते, उसे लोगों का जमा होना
या कोई जलसा या जश्न से ताबीर नहीं किया जा सकता है। हालांकि सज्जाद गनी लोन ने इस मौके पर कई सवालों के जवाब भी दिए और उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी नहीं बख्शा, उन पर भी तनकीद की, भारतीय जनता पार्टी का भी नाम लिया, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी बात कही। क्या कुछ कहा सज्जाद गनी लोन ने, उन्हीं की जुबानी सुनी। मैंने आपको बोला वी आर द फर्स्ट पिटिशनर। जो पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने पिटिशन दायर की थी वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस थी। तो हमारे वकील साहब राजीव धवन साहब हैं, इंशाल्लाह अगले इस आने वाले हफ्ते में वो जो सुनवाई होगी उसमें वो अपने आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे इंशाल्लाह टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। जिसको प्रोटेस्ट करना चाहिए उनको बाहर हर एक को अलाउ करना चाहिए। लेकिन ये भी एक बात है, अब जिसको प्रोटेस्ट करना है पूरी दुनिया देख रही है। जैसे आपने बोला बीजेपी का, मैंने बोला 100 आदमी थे। तो इसी तरीके जब प्रोटेस्ट करना हो तो लुक कैसे आसुन नफर 5 से चना गांध का सांकर्ष चुना वुशन। हालांकि यहाँ जो सेंटिमेंट है वो तो प्रो 370 या 100% खबर कुछ नहीं ऐसा यार 4 साल में कौन सी डेवलपमेंट हो सकती है? डेवलपमेंट में 20-30 साल लगते हैं। यहाँ क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा मेडिकल सिस्टम, पूरी दुनिया में हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो कहाँ से लाए हमने? इसी एजुकेशन सिस्टम से, इसी हेल्थ सिस्टम। तो नहीं, अभी तो एक वो थे अकबर लोन साहब के जो लॉयर थे वो कर रहे थे, फिर शायद सुब्रमण्यम साहब हैं, वो भी किसी एनजीओ की तरफ से हैं, तो वो भी पिटिशनर हैं, उनका है। फिर हमारे राजीव धवन साहब हैं, उनका जो बहस होगा। सो अभी तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में है तो आई थिंक दे शुड डू द टॉकिंग देयर। पीछे से उनने लाया है, पहले वो जो एक चीज सुनिए, जिन यार थोड़ा बहुत आप भी जो लाया उन्होंने खुद है। ही फर्स्ट एक मिनट ही टेक्स क्रेडिट, they took credit for getting it. Now do they want us to give them credit that you elect us and we will take it away? थोड़ा आप भी थोड़ा मतलब इंशाल्लाह सेम लाइक एनीथिंग एल्स। आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ तो ऑफ कोर्स सेम है एंड आई कैन अश्योर यू अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी दी इट विल बी अ पार्टी विद डिफरेंस। ग्रास रूट से उठी है, बहुत स्ट्रगल की है, 45 साल से स्ट्रगल की है, तो लोगों की जो मसले मसाइल हैं शायद हम बखूबी ज़्यादा पता है कंपेयर टू इंडिया। ऐसा मोर्चा नहीं, हमने बीजेपी का भी बोला, एनसी का भी बोला है। हमारी पिछले 20-30 साल से राइवलरी है। जब भी हम लड़ते थे, हमें ये कोई नई पार्टी नहीं है, 45 साल की पार्टी। हम विक्टिम रहे हैं, उनके रिगिंग के विक्टिम रहे हैं, हमारे लोगों को पकड़ा है उनके हाथों हमारे वर्कर मरे हैं। आपको हिस्ट्री का अगर पता नहीं है बेटा तो हिस्ट्री पढ़ा करो, उनके हाथों भी बहुत किलिंग हुई है। ये किलिंग नहीं है कश्मीर में। बीजेपी को जुमा 7 दिन हो गए, किलिंग पिछले 30 साल से आ रही है। वो किलिंग कौन कर रहा है? वो क्या एनोनिमस हैं? वो कश्मीरी नहीं है जो कब्रों में बैठे हैं? वो क्या है? वो क्या आपको लगते हैं वो बाहर से आए? नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर जम्मू रतन लाल गुप्ता ने मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात की और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अवाम काफी परेशान है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ रहा है तो नौजवान परेशान है और उसके बाद वो नशे की तरफ जा रहे हैं। दूसरी जानिब महंगाई से तमाम फैमिलीज मुतासिर हैं और ऊपर से स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने और प्रॉपर्टी टैक्स लगाने से मिन जुमला सभी लोग मुतासिर हैं, चाहे जम्मू के हों या कश्मीर के हों। मुद्दे जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत हैं। जम्मू कश्मीर के लोग इन परेशानियों में जूझ रहे हैं जिसका अंदाज़ा आपको पहले ही पता है। चाहे अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, उसका अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर है। और यही वजह है कि कोई नौकरी की गारंटी नहीं यहाँ पे है। और हमारे बच्चे जो हैं, पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, वो इस वक्त सड़क की धूल चाट रहे हैं और नशे की तरफ जा रहे हैं। यही प्रकार के जो महंगाई है वो आसमान छू रही है। इसी प्रकार बिजली की, पानी की, सड़कों की समस्याएं हैं, तो हर तरह की समस्याएं। और ऊपर से ये सरकार जो है प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रही है। जीएसटी इन्होंने उन आइटम पे लगाया, खाने पीने वाली चीज़ें जैसे आटा है, चावल है, दालें हैं, कभी टैक्स नहीं लगा। महंगाई इसीलिए कि अभी ये राजौरी के खवास इलाके के अंदर फौज के साथ एक झड़प में एक मिलिटेंट जाम बैक हो गया है और फौज ने इस मिलिटेंट के कब्जे से हथियार भी बरामद करने का दावा किया। हालांकि इस इलाके के अंदर 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की फौज और पुलिस को इत्तला थी और उसके बाद ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन से और ज्वाइंट ऑपरेशन से एक मिलिटेंट को जाम बैक किया गया है और दूसरे मिलिटेंट का बैग भी फौज के हाथ लग गया है। लेकिन
एक मिलिटेंट जहां जाम बैक हो गया, वहीं पर अभी की सूरत हाल क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथी जमशीद मलिक से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और अभी की क्या तफासिल है, क्या ऑपरेशन अभी भी जारी है या खत्म हो गया है। हालांकि 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की जब खबर थी तो वहीं पर एक को मारा गया है। मजीद मिलिटेंट्स की क्या तलाश जारी है, जानने की कोशिश करेंगे। और जमशीद मलिक इस वक्त हमारे साथ। जमशीद, क्या कुछ खबर है? और पूरे इलाके के अंदर हालांकि एक मिलिटेंट मारा जा चुका है, क्या अभी मजीद मिलिटेंटों की तलाश जारी है? क्योंकि एक बैग भी यहां फौज को रिकवर हुआ है। फिलहाल बिल्कुल, जहां कल देखा था हमने कि राजौरी के ख्वास इलाके में मुस्तफा अफराद की नकल व हरकत के बाद एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। तो सर्च ऑपरेशन इनकाउंटर में कल शाम को तब्दील हुआ, जिसके बाद एक मिलिटेंट को मार गिराया गया, जिसके बाद उसके कब्जे से गोला बारूद बरामद करने के साथ साथ AK-47 भी उससे बरामद किया और दूसरे मिलिटेंट की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। सर्च ऑपरेशन के दौरान दूसरे मिलिटेंट का बैग भी बरामद किया गया है, जिसमें से भी ये कहा जा रहा है कि भारी असला गोला बारूद बरामद उसमें भी किया गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें, ये भी कहा जा रहा है कि दोनों की शिनाख्त के बारे में किस तंजीम से ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज ADGP जम्मू मुकेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस राजौरी के अंदर की है, जिन्होंने दावा किया है कि इन दोनों के जो मिलिटेंट मारा गया इसके कब्जे से जो हथियार बरामद हुए या और चीजें बरामद हुई हैं उस पे मेड इन पाकिस्तान है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि दोनों मिलिटेंट पाकिस्तान के हैं। गौर जी कंटिन्यू करें। जी फिलहाल जिस तरह देखा था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उसके बाद GOC 24 रोमियो फोर्स ने भी यही बात कही है और ADGP से सवाल पूछा गया कि क्या खिता के अंदर मिलिटेंसी को दोबारा जन्म देने की कोशिश की जा रही है? कितने मिलिटेंट इस इलाके में सरगर्म है? ऑपरेशन जारी है या खत्म हो चुका है? फिलहाल ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दूसरे मिलिटेंट का जिसका बैग की बात कही जा रही थी उसका बैग बरामद कर लिया। उसके बाद उसकी तलाश के लिए ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी बड़े पैमाने पर जारी है। हालांकि दूसरे रोज भी बड़े पैमाने पर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद जानकारी देने के लिए। एक मिलिटेंट जो है जाम बैक हो गया है और इस हवाले से फौज और पुलिस की जानब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी गई है, जिसकी फौज और पुलिस ने ज्वाइंटली तस्दीक भी की है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा गया, आपकी नजर करते हैं। भाई इतना बकवास नेटवर्क है यार। ये पर्टिकुलर वाला है, इसके अंदर जो हमारी तालमेल की बात है, तालमेल की पुलिस के साथ, बाकी हमारी सिस्टर एजेंसीज के साथ और आवाम के साथ जो हमारी तालमेल है, वो इसका फलस्वरूप है जो आज का ऑपरेशन हुआ है। और इससे पिछला वाला भी जो हुआ है, पिछले कुछ दिनों के अंदर से आप लोगों ने देखा होगा जो वारदातें हुई, उसके बाद हमारे ऑपरेशन पूरे इलाके में चल रहे हैं, ताकि जो आतंकियों को लगता है कि जगह है यहाँ उनको हरकत करने की, वो हमने कम करनी है। और उसी का फलस्वरूप है कि ये हमारे ऑपरेशन है, ये निरंतर चलते रहेंगे, इसमें कोई कमी नहीं होगी। और साथ ही जो तालमेल है उसका उदाहरण आपने देख ही लिया है, आगे भी हम इसी तालमेल के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिरी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।